चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 एनसीईआरटी की बुक का है, महेश वर्णवाल का है। ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल जी का है। नदी, जलप्रपात एवं झील, ये मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए एनसीईआरटी बुक का मैंने नहीं करवाया था, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, आपका डेली एक अध्याय जरूर होगा। रात हो दिन हो, कभी ना कभी अपलोड कर दिया जाएगा। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे। इसी तरह पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, मतलब एस्चुरी बनाती है, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो जवाब देंगे, ताप्ती नदी, वो सही जवाब देंगे, है ना। और एक और नदी बनाती है ज्वार नदमुख, कौन? वो बनाती है नर्मदा नदी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी तो आप लगा दिए आंसर। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल के साथ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी खुद करवाता है। तो चलिए देखिए, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ताप्ती क्या है? भ्रंश घाटी में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के लगभग समानांतर 724 किमी की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। किसमें? द्रोणी में। सिर्फ अभी सुन लीजिए, पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना, पढ़ रहा हूँ। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। ये आप पढ़ लिए इस बुक के डिटेल के हिसाब से, ठीक है। अब चलिए मैं अपने तरीके से बताता हूँ। थोड़ा सा तरीका मैं चेंज किया हूँ, आगे पढ़ लूँगा तब पढ़ाऊँगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो ताप्ती क्या है? ज्वार नदमुख है, ठीक है। ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, ये आप जानते हैं क्या, ताप्ती, ठीक है। अब सुन लीजिए, भ्रंश घाटियों में, किस घाटी में? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ये समझ गए। ताप्ती जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, मतलब भ्रंश घाटी जो है, याद रखिए, ताप्ती जो नदी है वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि आप जाके आगे क्या बनाएगा? ज्वार नदमुख बनाएगा। कहाँ? समुद्र में जाने से पहले, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जान गए। आप देखिए, ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? बैतूल जिले में। अब बैतूल जिले में जो स्थित सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी के मुल्तानी पहाड़ी से निकलती है। कौन पहाड़ी से? मुल्तानी पहाड़ी से। अब किस श्रेणी से? तो सतपुड़ा के पहाड़ी, मतलब पर्वत श्रेणी, पहाड़ी श्रेणी से, जो कि कौन सी पहाड़ी है? मुल्तानी पहाड़ी से निकलती है, समझ गए। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले? बैतूल जिले से क्या निकलती है? ताप्ती नदी। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? आप ये जरूर बताएंगे, ठीक है। अब ये तो आप जान गए। अब इस चीज को देखिए, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर 724 किमी की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। कौन? ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। कितना के समानांतर में? 724 किमी के समानांतर में। कब? पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर चलती है। किसके? नर्मदा नदी के समानांतर चलती है। कौन? ताप्ती नदी। 724 किमी इसकी लंबाई है, एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार, कहाँ? ताप्ती नदी जो है महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। समझ गए? मतलब महाराष्ट्र का जो खानदेश का पठार है और गुजरात के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी ये करता है। क्या हुआ? ताप्ती नदी का काम है। तो ताप्ती नदी के बारे में आप भूलिएगा नहीं ना? भूलिएगा कि नहीं? नहीं भूलिएगा। यस या नो का कमेंट करिएगा, समझ में आया कि नहीं। इसमें मैंने कोशिश किया है कि हर ढंग से तोड़ मरोड़ के सिखाऊं। अब जो नहीं सुनना चाहे तो स्किप करके आगे चल सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल को जाना जाता है। आप अच्छे से जानते हैं, नैनीताल को जानते हैं। अब चलिए इस बात को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट, मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। किसको? नैनीताल को। कहाँ है नैनीताल? उत्तराखंड में। इतना जान लीजिए, क्योंकि यह चारों ओर
से झीलों से घिरा हुआ है। कौन? नैनीताल। याद रखिएगा, इसलिए इसे लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। कहाँ है नैनीताल? उत्तराखंड में। यहाँ की सबसे प्रमुख झील कौन है? नैनी झील। याद रखिएगा, नैनीताल में जो झील है नैनी झील के नाम से जाना जाता है, और जिसका नाम पर या जिसके नाम पर नैनीताल पड़ा है, याद रखिएगा। किसके नाम पर? तो नैनी झील के नाम पर नैनीताल पड़ गया है, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है, याद रखिएगा। और चारों से क्या है? झीलों का जो है घिरा हुआ है, झीलों से। कौन? नैनीताल। इसीलिए लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है नैनीताल को। समझ गए? आपसे और सवाल पूछा है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी स्थित है? मतलब कौन सी नदी स्थित है? यही देखिए, किस नदी स्थित है लिख दिया है, तो थोड़ा सा होता है कन्फ्यूजन, है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, कौन सी नदी, किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है, यहाँ पे ये सवाल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सवाल सही किया है, क्योंकि कन्फ्यूज करने के लिए ही पूछा जाता है। क्योंकि आप इसी तरह का सवाल जो है मैंने भी कन्फ्यूज करने के लिए थोड़ा पूछता हूँ, इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ जाइए कि एग्जाम में जाए तो आपको मिले। और ये मैं किया था, जो कि कमेंट भी आया था मुझ पर, तो मैंने रिप्लाई भी दिया है कि नहीं, जानबूझ के मैं करता हूँ, बस भरोसा रखिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, तो कर्नाटक स्थित जो प्रपात जो है किस नदी स्थित है? तो हम बताएंगे शरावती नदी पर स्थित है। लेकिन शरावती है क्या, किसकी सहायक नदी है, ये हम पढ़ेंगे। तो जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन? शरावती नदी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। अब याद रखिएगा, जोग प्रपात जो है, बताइए कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन से जिले में है? शिमोगा जिले में। और शरावती कहाँ है? शरावती पे बनाया गया है जोग प्रपात, आप अच्छे से जानते हैं। जोग प्रपात जो है 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है, जिसमें पहला प्रपात है राजा, दूसरा है राकेट, तीसरा है रोरर, और चौथा है दाम बल्चे से मिलकर बना है जोग प्रपात, जो कि हम पढ़े अभी। जोग प्रपात का और भी नाम है, जैसे कि गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है। जोग प्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई पूछे जोग प्रपात की, तो हम बताएंगे 253 मीटर। बताइएगा कितना बताइएगा? 253 मीटर बताएंगे। चलिएगा, चौथा प्रश्न है, भारी आवाज़ों को इग्नोर करेंगे, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वेवनाड झील है, ठीक है। क्या नाम है? वेवनाड। वेवनाड झील जो है, आप याद रखिए, भारत की सबसे लंबी झील है। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए केरल राज्य में अवस्थित वेवनाड झील, याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। तो कहाँ स्थित है वेवनाड झील? तो भारत में। भारत में स्थित है, तो भारत की सबसे लंबी ताजे पानी का झील कौन है? वेवनाड झील हो गया है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कयाल। कहाँ पाए जाते हैं? वेवनाड झील में। अब वेवनाड झील कहाँ है? केरल में। कयाल पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने व नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। तो पुन्नमदा झील किसको कहा जाता है? वेवनाड को। वेवनाड झील को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम बताइए। पुन्नमदा झील। क्या बताइएगा? पुन्नमदा झील। कहाँ है भाई? तो ये बताएंगे केरल में है, ठीक है। चलिएगा, सबसे लंबी ताजे पानी का झील अगर बोले तो वेवनाड झील। अगर वेवनाड झील ऑप्शन में न रहे तो पुन्नमदा झील बताइएगा, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है। समझ गए? पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ज्वार नदमुख हो या ज्वार नदमुख का एक और खाड़ी दे दे, ज्वार नदमुख के जगह पे मुहाना दे दी, वो याद रखिएगा। तो इसी का बहुत सारा नाम है, ज्वार नदमुख के जगह पे खाड़ी, मुहाना, उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कौन सी नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है, मतलब खाड़ी बनाती है? तो नर्मदा बनाती है। नर्मदा बनाती है, याद रखिएगा। और दूसरी बात एक और था जो कि सबसे ऊपर पढ़े थे, ताप्ती नदी भी बनाती है। क्या? ज्वार नदमुख, मतलब खाड़ी या मुहाना बनाती है। चलेंगे, पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी जो है मालवार पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। देख रहे हैं, ताप्ती नदी कहाँ से निकला था? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकला था, है ना, याद रखिएगा। और कौन सी पहाड़ी से निकला था? तो मुल्ताई पहाड़ी से निकला था। कौन? ताप्ती नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी मालवा पठार से निकल रहा है, और कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में
पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देख रहे हैं, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत श्रेणी के और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है उसके मध्य में भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जाती है, विंध्य भी जाती है, सतपुड़ा भी जाती है, निकलती लेकिन है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, मालवा पठार से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है नर्मदा, लेकिन विंध्य और सतपुड़ा में जाके क्या होता है, मध्य में उसके बीच में भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कौन? नर्मदा नदी। अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरता है। खंभात की खाड़ी में क्या गिरता है? नर्मदा नदी जाके गिरती है। अरब सागर में स्थित है खंभात की खाड़ी, ये भी सवाल बनता है। यह अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, मतलब मुहाने का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में स्थित है, जो कि ताप्ती नदी का भी यही था। जबकि अन्य तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती है। समझ गए? 3 नदियां जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, जो कि मैं दिखा देता हूं, जो कि कृष्णा हो गया, महानदी और गोदावरी जो देख रहे हैं, ये जो है 3 नदियां, ये क्या करती है पता है? ये 3 नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व तट पर डेल्टा बनाती है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना? ठीक है, डेल्टा बनाती है। क्लियर हो गया? छठा प्रश्न है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में कौन सी है? इस ऑप्शन में से जवाब दीजिए, कौन है जो कि यमुना में भी और गंगा में मिलने वाली नदी है? कौन है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो बेतवा नदी जो है, आपको याद रखिएगा, यमुना गंगा में मिलने वाली नदी है, याद रखिएगा बेतवा नदी। जान गए? तो बेतवा नदी जो है किसका है? यमुना नदी का सहायक नदी है। गंगा नदी में भी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, बेतवा नदी जो है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ से निकलती है बेतवा नदी। अब सवाल है कि हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। तो यमुना से कहाँ जाके मिलती है? दाएं तट पर मिलती है। कौन से शहर में? तो हमीरपुर शहर में जाके मिलती है। कौन? बेतवा नदी। बेतवा नदी कौन से पर्वत से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ये तो हम जानते हैं। बेतवा नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो होशंगाबाद जिले में। खत्म बात। याद हुआ कि नहीं? याद हुआ तो बताइएगा। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये पूछ रहा है, और इसका जवाब है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रायः भयावह बाढ़ आती है। किसमें? दामोदर नदी में। अचानक बाढ़ बढ़ जाती है, पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है भयावह, तो ये बंगाल का शोक कहलाता है। कौन? दामोदर नदी। अब बिहार का कैसे है? कोसी नदी। उसी तरह चलिए ये पढ़ लीजिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आप जान गए, क्योंकि यह नदी जो है भयंकर बाढ़ आता है बारिश के कारण, आप जानते हैं। इसका उद्गम स्थल पूछे दामोदर नदी का तो हम छोटा नागपुर पठार बताएंगे, बस और कुछ नहीं जानना है। चलिएगा 8वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न आपके सामने है। तो 8वां प्रश्न देख रहे होंगे, खारी नदी जिसके अफवाह तंत्र का अंग है वह है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। देखिए, खारी नदी पश्चिम भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर, याद रखिएगा, चंबल नदी में मिल जाती है। एक चीज़ जान रखिए, गुजरात राज्य में स्थित जो मटन मध्य गांव है वहाँ से निकलती है खारी नदी, इतना तो जान लीजिए। ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। कौन? खारी नदी। चंबल नदी जो है यमुना नदी का सहायक नदी है, ये अच्छे से जानते हैं आप। ठीक है, जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यमुना के साथ मिलकर। चंबल नदी यमुना नदी का सहायक नदी है, जो कि गंगा नदी के साथ मिलकर क्या होता है, ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र अंग है। तो जो खारी नदी है वो भी जो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र अंग माना जाता है। समझ गए? ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 9वां प्रश्न,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी है। कौन है? गोदावरी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और याद रखिएगा, इसे वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और साउथ में सबसे लंबी नदी मानी जाती है, साउथ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी जो है मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई याद रखिएगा 1465 किमी है। कितना है? 1465 है। ठीक है, याद रखिएगा, लंबाई पूछे तो 1465 किमी बताइएगा। किसकी? तो गोदावरी नदी की लंबाई है, जो कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और ये याद रखिएगा, दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत, याद रखिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत का अगर पूछ दे आपसे कि सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी नदी। प्रायद्वीप भारत के सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी नदी। चलिएगा, जिसकी कुल लंबाई 1465 किमी होती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई अगर पूछे तो 1465 किमी बताइएगा। याद रखेंगे, गंगा के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, क्लियर कर देंगे आपको। तो 1465 याद रखिएगा, 1400 किमी है, 1465 किमी है। यह महाराष्ट्र के, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर, याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, कौन सी पहाड़ी से, आगे जान लीजिए। तो नासिक जिले में एक जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है कौन? गोदावरी नदी। वहाँ से निकलकर क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। कौन? गोदावरी नदी को प्रवाहित होता है, गोदावरी नदी प्रवाहित होता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। कौन गिरता है भाई? तो गोदावरी नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, मतलब गिरती है। इसे दक्षिण भारत का गंगा, किसे? गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा, दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। इतना तो आप जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे। तो आपको याद हुआ कि नहीं, हमें याद करवाना है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? बता सकते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग है। जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी की बात होगी, हम देवप्रयाग को लगाएंगे, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी देव का है जगह, तो क्या बोलेंगे? देवप्रयाग बोल देंगे। ऐसे याद रखिएगा, आगे भी चलेंगे तो याद करवाएंगे। आगे हम देवप्रयाग को क्लियर करते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वा जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग स्थान पे। यही तो सवाल पूछ रहा था। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है कहाँ है? उत्तराखंड के कौन से जिले में? टिहरी गढ़वा जिले में है, जो कि देवप्रयाग स्थान पर मिलता है, आपस में मिलती है। इसके पश्चात अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन होता है, उसी को हम गंगा के नदी के नाम से जानते हैं। ये भी जान लीजिए, गंगा के नाम से जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग और प्रयागों में से अंतिम है ये। ठीक है, देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है देवप्रयाग, ये जान लीजिए। आपसे पूछेगा और भी प्रयाग हैं, जिसका नाम सुन लीजिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग है। देखिए, इसमें अभी चर्चा हम करेंगे तो लंबा चला जाएगा, ऐसे ही इसमें डिटेल दिया हुआ है ना। 11वां प्रश्न है कि तिब्बत में संगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में संगपो कहलाने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्रा है। तो तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं? संगपो के नाम से। और भारत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। भारत में 2 नाम और एक और नाम से जानते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे इस पर चर्चा करते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, याद रखिए, जिसे वहाँ संगपो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम क्या था तिब्बत में? संगपोआ नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपसे दोनों क्लियर, भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से, तिब्बत में संगपो नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया। तो गंगा को किस नाम से जानते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बांग्लादेश में बताइएगा किस नाम से जानते हैं।
चलिए 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? बताइएगा कौन ऐसा है झील, बताइएगा जो कि दो भारतीय राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। बता सकते हैं? तो हम अच्छे से बता सकते हैं। क्या बताइएगा आप? तो ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट। क्या है? पुलिकट झील जो है आप याद रखिए भारत के दो राज्यों के सीमाओं पर जो है स्थित है। कौन कौन? चलिए जानते हैं। तो देखिए पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 97% भाग है पुलिकट झील का, और तमिलनाडु में 3% है, याद रखिएगा फैला हुआ। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, याद रखिएगा पुलिकट झील। यही पूछता है कि भारत के दो राज्यों, तो यही तो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए आगे तो ये जान लीजिए लैगून झील है, अनूप मतलब लैगून झील। तो लैगून झील कौन है? पुलिकट झील है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कौन? पुलिकट झील। ये तो आप जान गए। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का जो है झील है कौन? पुलिकट झील। दूसरा है भारत का दूसरा, तो प्रथम कौन है बताइएगा, नहीं तो हम तो आगे बताएंगे ही। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अब सोच लीजिए श्री हरिकोटा जो द्वीप है, याद रखिएगा श्री हरिकोटा जो द्वीप है जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो ये पूछता है कि बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा श्री हरिकोटा द्वीप अलग करता है। और याद रखिएगा ये भारत की पुलिकट झील जो है भारत की याद रखिएगा दूसरी सबसे खारे पानी का झील है, मतलब जल का झील है, जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिस्सा है इसका 97% है पुलिकट झील का, और दूसरा हिस्सा मतलब 3% हिस्सा जो है आपका तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। तो पुलिकट झील दो राज्यों में है, ये आप जान गए। 13वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में कौन नहीं मिलता है? तो हम बताएंगे, देखिए नर्मदा मिलती है, ताप्ती मिलती है, लेकिन और बताइए क्या नहीं मिलती है? कावेरी जो है आपको नहीं मिलती है। नर्मदा मिलेगी, ताप्ती मिलेगी, पेरियार मिलता है, ये सब जो है अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर में मिलती है। तो पेरियार भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा अरब सागर में मिलता है, लेकिन कावेरी नदी जो है आपको अरब सागर में नहीं मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। यही तो क्वेश्चन था। अब बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ पूरब की ओर कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिनमें से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर प्रवाहित होती है तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, मतलब होने वाली नदी है, प्रमुख नदी है। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब सोचिए जिसके बारे में आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या पढ़िए कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, तो आप जान लीजिए कि अरब सागर में और कौन कौन नदी नहीं गिरती है। तो जैसे देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, याद रखिएगा ये आगे तो पूरब की ओर प्रवाहित होती है, और पूरब की ओर प्रवाहित होगी तो अरब सागर में तो गिरेगी नहीं, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर जैसे ही प्रवाहित होगी तो हम निश्चित है कि अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती जो है ज्वार नदमुख है, अगर ज्वार नदमुख है होता है आप जानते हैं, और फिर जाकर अरब सागर में गिरती है, ये भी आप जानते हैं। तो जैसे ही पूरब की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो जाएगी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ये जान लीजिए। और नर्मदा ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, मतलब अरब सागर में गिरेगी, इतना जरूर ध्यान रखिए। अब भारत के मैप देखिए समझ में आ जाएगा। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखिएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक से ही कावेरी नदी निकलती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये बोलता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से? तो कर्नाटक से। कर्नाटक की कौन सी पहाड़ी से? तो हम बताएंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, एवं कावेरी पत्तनम के पास जो है जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं रहा, ये जरूर है। अब 14 प्रश्न है, कयाल क्या है?
तो कयाल जो है आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के लैगून को कहते हैं। तो केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। तो देखिए, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं एवं पवनें द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीले के द्वारा जो है स्थलीय जल क्षेत्र समुद्री से अलग हो जाती है तो उसे लैगून कहा जाता है। ठीक है, लैगून कहा जाता है। जैसे चिल्का, कोलेरू, पुलिकट जो है अनूप झील के प्रमुख उदाहरण है। अनूप मतलब होता है लैगून। लैगून झील के प्रमुख उदाहरण है। केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। जैसे जो है पुन्नामादा, पुन्नामादा कयाल, अष्टमुद्दी कयाल और वेम्बनाड कयाल। समझ गए? तो ये जो है केरल में कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लैगून को ही कहा जाता है कयाल, मतलब झील को ही, लैगून झील को ही हम कहते हैं कयाल। ठीक है, तो लैगून को। अब इसमें समझ में आया कि नहीं ये बताइए, नहीं तो एक बार सुन लीजिए। देखिए, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धारा या पवन द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित जो टीला हो जाता है, टीला बन जाता है अलग, और द्वारा जो स्थलीय जल क्षेत्र से समुद्र से अलग हो जाता है, ठीक है, टीला बनते बनते समुद्र से अलग हो जाता है, उसे ही कहा जाता है अनूप। अनूप मतलब लैगून कहा जाता है। जान गए? जिसमें से आपको चिल्का इंपॉर्टेंट है, जो कि उड़ीसा में है, आप जानते हैं। तो चिल्का हो गया, कोलेरू हो गया, पुलिकट जो कि हम अभी पढ़ चुके थे, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा। अभी कोलेरू नहीं पढ़े तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो पुलिकट, ये सब जो है लैगून झील के प्रमुख उदाहरण है, मतलब अनूप झील के उदाहरण है। तो लैगून को ही अनूप कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप जान गए? तो चिल्का, कोलेरू, पुलिकट ये जो है क्या है, लैगून झील के प्रमुख उदाहरण है। अब केरल में स्थित लैगून झील जो है अनूप जो झील है, जिसे हम लैगून झील बोलते हैं, झीलों को ही कयाल के नाम से जाना जाता है। तो कयाल के नाम से कहाँ जाना जाता है? केरल में ही जाना जाता है कयाल के नाम से, याद रखिएगा लैगून झील को। ठीक है, अब लैगून झील जो है आप जानते हैं कयाल के नाम से जाना जाता है, केरल में स्थित है। तो केरल में जो झील हैं, कयाल जो झील है, लैगून झील है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले पूनामादा कयाल, जो कि हमारा क्या है, पूनामादा कयाल है, लैगून झील है केरल का। दूसरा है अष्टमुद्दी कयाल, जो कि केरल में स्थित है, आप अच्छे से जानते हैं। अब वेम्बनाड झील बोलते हैं, जो उसके जगह पे हम बोलेंगे वेम्बनाड कयाल, जो कि केरल में स्थित है। ये सब भी लैगून झील का ही हिस्सा माना जाता है, और लैगून झील का दूसरा नाम कयाल है, जो कि केरल में कयाल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 15वां प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम अगर पूछे तो कैलाश पर्वतमाला से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछे तो बताइएगा वह कैलाश पर्वत से होता है। देखिए, सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वतमाला में स्थित जो है मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ये सवाल आपसे पूछता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वतमाला में स्थित जो है मानसरोवर झील से निकलती है, ये याद रखिएगा। सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई पूछे तो 2880 किमी बता दीजिएगा, मतलब 2880 बता दीजिएगा, मतलब 2880 किमी बता दीजिएगा लंबाई किसकी? सिंधु नदी की। अब सिंधु नदी की लंबाई अब जानते हैं, तो भारत में इसका अपवाद क्षेत्र जो है कितना है? 700 किमी है। अपवाद क्षेत्र पूछते किसका? सिंधु नदी का, तो हम बताएंगे 700 किमी है। पाकिस्तान को जो है संचित करते हुए यह जो है मकराना तट पर अरब सागर में मिल जाती है। अब सोचिए, सिंधु नदी जो है, आप एक चीज़ जान लीजिए, पाकिस्तान को भी जाता है ये जल, पाकिस्तान में भी जाता है। तो पाकिस्तान को संचित करते हुए, मतलब पाकिस्तान को संचित तो करवे करता है, उसके बाद क्या होता है, मकराना तट पर अरब सागर में मिल जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सोचिए अरब सागर में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछे तो कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है, जो कि उसकी अगर लंबाई पूछे तो 2880 किमी बता दीजिएगा, 2880 बता दीजिएगा। ठीक है, अब कहाँ मिलती है? अरब सागर में कहाँ गिरती है? तो मकराना तट पर जाके गिर जाती है।
देखिए 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात नदी युगम सम्मिलित नहीं है। तो नदी युगम सम्मिलित नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, लोध वराकर। ये जो है आपका सम्मिलित नहीं है, नहीं तो ये तीनों ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लोध जलप्रपात जो है, लोध जलप्रपात कहिए या बूढ़ी घाट जलप्रपात कहिए, झारखंड के लातेहार जिले में, याद रखिएगा, बूढ़ी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? बूढ़ी नदी पर स्थित है, इसलिए याद रखिएगा। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जिसे 469 फीट नीचे है। 17वां प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर, याद रखिएगा, ध्यान से बढ़िया से करते हैं इसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अब देखिए, भारत में ही है अरुणाचल प्रदेश, है ना, राज्य है। तो आप जानते हैं कि भारत में, जैसे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंट्री लेता है, तो ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं? तो दिहांग नाम से जानते हैं। सोच रहे हैं, दिहांग नाम से जाना जाता है। तो भारत में तो दो नाम हो गए, एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी हो ही गया, एक जो है अरुणाचल प्रदेश में लेता है एंट्री, उसमें दिहांग नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये हो गए। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। अब देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत के शंखपोआ के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में शंखपोआ के नाम से जानते हैं कि नहीं, ये पढ़ चुके हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से, असम में इसे, याद रखिएगा, शरिया या धुबरी के बीच में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। हो गया क्लियर? क्लियर हुए कि नहीं? नहीं हुए? चलिए सुन लीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं? शंखपोआ के नाम से जानते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत का है ना राज्य, कौन है? अरुणाचल प्रदेश, वहाँ दिहांग के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्रा का नाम कहाँ से पड़ा? तो याद रखिएगा, असम में याद रखिएगा, असम में सदिया और धुबरी के बीच में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे भारत में अब हम लोग इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। बस अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। समझ गए? ठीक है। और असम में जैसे ही एंट्री लेगा, ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाएगा, और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाएगा। और जगह अगर पूछते कि असम में कौन सा, तो सदिया और धुबरी के बीच के। तो ये सारे बीपीएससी वाले याद रखिए, 5 ऑप्शन वाले, ये सब याद रखना होगा आपको, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। 18वां प्रश्न है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा जो है किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, मतलब स्थित है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, दामोदर और भेड़ा, दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम पर जो है स्थित है क्या? रजरप्पा। चलिए आगे चलते हैं। अब जानकारी लेते हैं। रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी याद रखिएगा, भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा, भैरवी दे या भेड़ा नदी भी दे सकता है, तो टेंशन ना लेंगे, ठीक है। स्थित है, एक तीर्थ स्थल है। क्या है? एक तीर्थ स्थल है, एक तीर्थ स्थल है, तो आप जान गए। अत्यंत प्राचीन एक मंदिर है जिसका नाम है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, याद रखिएगा। तो कहाँ है? रजरप्पा में ही तो है। इसी तीर्थ स्थल का तो बात हो रहा है कि माँ छिन्नमस्तिका का एक मंदिर है। एवं राज्य जो आप देख रहे हैं, रजरप्पा जो देख रहे हैं, वो रजरप्पा जलप्रपात भी है, आप अच्छे से जान के। यहाँ मुख्य आकर्षण केंद्र है। तो कहाँ है रजरप्पा? झारखंड में। झारखंड में जो रजरप्पा है वो तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, और रजरप्पा जो है जलप्रपात भी है, जो कि आपको रामगढ़ जिले में है, झारखंड के रामगढ़ जिले में है, और दामोदर एवं भैरवी नदी का संगम पर स्थित है। भैरवी नदी को भेड़ा नदी भी बोला जाता है। क्लियर? देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 19वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्रा नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो देखिए किन किन देशों से गुजरती है। देखिए भूटान से तो है, ठीक है, लेकिन गुजरने की बात करिए, उद्गम स्थल की बात कर रहा, तो सबसे पहले तो जो ऑप्शन है तिब्बत से ही तो होता है। तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला से मानसरोवर झील से निकलती है, ये तो हम पढ़ चुके थे, तो वही तो है। तो सबसे पहले उद्गम पूछ रहा है, वहाँ से लेकर डेल्टा, तो और भी पढ़ेंगे। तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले तिब्बत, तो तिब्बत जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो तिब्बत से उद्गम स्थल है, फिर चीन, म्यांमार मतलब जिसे बर्मा बोलते हैं, और आगे चलते हुए भारत, बांग्लादेश सब होगा, आप है ना। लेकिन अब चलिए इसकी पूरी डिटेल की जानकारी लेते हैं। तो देखिए हम पढ़े थे क्या कि कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन कौन सी ग्लेशियर का नाम तो आपको नहीं पता था ना, इसमें हम जानेंगे। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमांग
युंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर में? तो आप जान गए चेमांग युंगडुंग नाम ही है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा तभी याद होगा, नहीं तो टेढ़ा है। चेमांग अलग कर दीजिए, युंग अलग कर दीजिए और डुंग अलग कर दीजिए। तो चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर में जो है स्थित मानसरोवर झील है, वहां से निकलता है क्या? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि भूटान, आप जान लीजिए भूटान, तिब्बत, याद रखेंगे, चीन, भारत, बांग्लादेश, याद रखिएगा बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद सब जाके कहाँ गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर हो गए, याद हो गए। अब इसमें आओ जान लीजिए, भूटान तिब्बत का नाम सुन लिए, भूटान तिब्बत, चीन, चीन में याद रखिएगा, चीन यहाँ पे देखिए चीन दे देता है, नहीं तो कभी कभी यहाँ पे शंगपुआ दे देता है, तो याद रखिएगा शंगपुआ के नाम से जाना जाता है। भारत में दिहांग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए तिब्बत और चीन, याद रखिए तिब्बत और चीन में शंगपुआ के नाम से जाना जाता है। चीन अगर ऑप्शन में रहे तो भी शंगपुआ के नाम से जाना जाएगा ब्रह्मपुत्रा को, तिब्बत रहा तो तिब्बत में भी शंगपुआ के नाम से जानते हैं, ये भी जान लीजिए। और भारत में दिहांग एवं ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा का नाम दिहांग और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है भारत में, और बांग्लादेश को जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में। 20वां प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन है बताइएगा? तो याद रखिएगा लूनी नदी जो है आपका, याद रखिएगा भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी, ये जान लीजिए। अब चलिए लूनी नदी है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। तो देखिए लूनी नदी का नाम अब बहुत बार सुने थे कि लूनी नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ पे निकलती, लेकिन निकलने का जो है स्रोत हम बहुत कम पढ़ते हैं, तो आप पढ़ लीजिए आज के बाद, भूलिएगा नहीं। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। किधर से? कौन सी अरावली श्रेणी का कौन सा क्षेत्र से? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लूनी नदी अजमेर के, याद किया कौन से? अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी है, वहां से निकलती है, ये जान गए। लूनी नदी, याद रखिएगा यह नदी जो है लूनी नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई, याद रखिएगा कच्छ के रण मतलब दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो दलदली क्षेत्र मतलब आप समझ गए, तो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, वहीं तक जाता है। तो लूनी नदी जो है पूरा जो है आपका जाके कहाँ पे समाप्त हो जाता है? कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाता है, जो कि कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र है, उसी जगह खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है लूनी नदी। देखिए लोकटक है एक, लोकटक है, तो लोकटक क्या है? तो लोकटक एक झील ही ना होगा सर जी, है ना? लोकटक क्या होगा? एक झील होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए लोकटक जो है याद रखेंगे, उसके बारे में अब जानकारी ले लेते हैं, है ना? तो लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, एक झील है। तो लोकटक क्या हुआ? एक झील हो गया, जो कि कहाँ है? भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जो है इसी झील के समीप स्थित है, मतलब लोकटक झील के समीप स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य? उसका नाम क्या है? तो केवुल लामजाओ है, याद रखिएगा, जो कि लोकटक झील के समीप स्थित है, मतलब उसी में कहीं झील में ही स्थित है। ठीक है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। कौन? केवुला लामजाओ, याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि लोकटक झील में है, याद रखिएगा, जो कि तैरता हुआ पार्क माना जाता है। विश्व का एकमात्र, याद रखिएगा, वर्ल्ड में यहाँ पर जो है संघाई हिरन पाए जाता है। कौन हिरन पाए जाते हैं? संघाई हिरन, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलिएगा 22वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 22वां प्रश्न है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, क्या है बताइएगा? तो सतलज नदी तो है, याद रखेंगे। जैसे ही हिमाचल प्रदेश की बात होगी सतलज नदी टिक लगा दीजिएगा। तो जैसे ही सिंधु नदी की बात करेगा, सिंधु नदी की एक सहायक नदी की बात करेगा जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो हम सतलज नदी लगा देंगे, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी जो है सतलज नदी है, ऐसे बोल दीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अब इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं।
सतलुज नदी, सतलज या सतलुज नदी बोला जाता है, ठीक है। तो सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण जो है ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट, याद रखिए निकट, राकस ताल झील से होती है। अब इसमें सवाल कैसे बनेगा बता देते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कैलाश श्रेणी है। अब याद रखिएगा कैलाश श्रेणी के किस क्षेत्र में, तो दक्षिणी ढाल में स्थित कौन सा झील है, मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर के निकट जो है क्या है, कौन सा है और झील है, तो हम बताएंगे राकस ताल झील है, वहां से निकलती है। समझ गए। तो आपसे अगर पूछे, क्या पूछेगा पता है, पूछेगा ऐसे सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कैलाश श्रेणी से निकलती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सतलुज नदी जो है किस झील के निकट है, तो मानसरोवर के सामने एक झील है, उसके निकट में कौन सा झील है, राकस ताल झील है, वहां से निकलती है, ये भी बोल सकते हैं। चाहे डायरेक्ट ये भी होगा, सतलुज नदी जो है कौन से झील से निकलती है, राकस ताल झील से निकलती है। तो तीनों में से कोई ऑप्शन देगा तो आप टिक लगा लीजिएगा कि नहीं, समझ गए ना। तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई अगर पूछे सतलुज नदी का, तो हम बताएंगे 1450। सतलुज या सतलज कोई दिक्कत नहीं, एक ही है, ठीक है। 1450 की प्रसिद्ध जो है भागड़ा बांध जो है इसी नदी पर स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि सतलज नदी पे कौन सी बांध स्थित है, तो भागड़ा बांध स्थित है। अब भागड़ा बांध स्थित है और सतलज नदी कहाँ है, तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। हो गया ना। भागड़ बांध जो है कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है, याद रखेंगे। कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल झील से निकलती है सतलज नदी, ये भी हो गया। कौन सी श्रेणी से निकलती है, श्रेणी पूछे तो कैलाश की श्रेणी से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है, या कैलाश पठार श्रेणी से बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन पे आपको समझ में आ जाएगा। तो हर ढंग से मैं बता दे रहा हूँ। चलिए 23वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन 23वां नंबर क्या है कि चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी जो है किन राज्यों से प्रवाहित होती है, ये सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर सही होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जैसे ही चंबल नदी की बात होगी तो हम उत्तर प्रदेश को याद करेंगे, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को याद करेंगे। अब चलिए इस बात की जो है आंसर जो है इसके बारे में हम डिटेल की जानकारी देते हैं। तो चलिए कैसे देते हैं। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के माऊ जिले के निकट जो है विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये आप जान लीजिए। और विंध्य पर्वत श्रेणी के कौन से पहाड़ी से, तो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। सवाल समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, ध्यान से सुनिएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के माऊ जिले से निकलती है, एक सवाल तो ये बना। दूसरा सवाल कि माऊ जिले के निकट विंध्यन पर्वत श्रेणी है, वहां से निकलती है। अब विंध्यन पर्वत श्रेणी के जो है जाना पाओ पहाड़ी है, वहां से निकलती है। तो फाइनली कहां से निकलती है, तो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। तो आपसे ये तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है, तो मऊ जिले से निकलती है। ये भी पूछ सकता है कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में है, वो बताइए कि चंबल नदी कहाँ कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में है तो कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। तो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए चंबल नदी जो है, याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। लीजिए उत्तर प्रदेश, चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है राज्य में जाके यमुना नदी में मिलती है। मिलने से पहले की बात अगर बात करें, मिलने से पूर्व की बात होगा, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो है सीमा बनाता है। कौन, चंबल नदी, ठीक है। और यूपी में जाके यमुना में मिलता है। फिर इस प्रकार यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। तो चलिए, तो ये समझ गए कि कौन चंबल नदी पे कौन कौन बांध है, तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और क्या है, कोटा बैराज बनाए गए हैं चंबल नदी पे। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब 24 क्वेश्चन नंबर है कि सांभर लवन झील
जो है कहाँ स्थित है? तो सांभर जैसे ही शब्द आएगा राजस्थान को टिक लगा के चलाइए, एकदम सही हो जाएगा। तो सांभर लवन झील अगर पूछे आपसे तो क्या लगाइएगा? टिक, वो लगाइएगा राजस्थान में। ठीक है, अब इसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित है। जयपुर के समीप जो स्थित है एक लवणीय झील है। लवणीय झील मतलब नमक वाला खारे पानी का झील है। ठीक है, तो सांभर झील कैसा हुआ? लवणीय झील। लवणीय झील मतलब खारे पानी का झील है वो सांभर झील, जो कि राजस्थान में, राजस्थान का क्या है? राजधानी है जयपुर, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो आप जान गए। अब जैसे सांभर झील की बात करते हैं, मतलब इस झील की, मतलब सांभर झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। लीजिए, सांभर झील जो है राजस्थान में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में के समीप स्थित है। और लवणीय झील है, लवणीय मतलब खारे पानी का झील है, और इस झील से मतलब सांभर झील से बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन किया जाता है। इतना भी जान जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। इस झील में मतलब सांभर झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस की गर्तों से भरा हुआ निक्षेप की नमक का प्रमुख स्रोत है। मतलब निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो अच्छे से जानते हैं, उड़ीसा में है। चिल्का झील का नाम सुने होंगे, है ना, याद रखिएगा। तो भारत में याद रखिएगा। चलिए इस पर डिटेल करते हैं, इसमें हम क्या बात करें यही बताएगा। देखिए, उड़ीसा राज्य के चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप अच्छे से जान गए, खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। याद रखिएगा कौन? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और चिल्का झील जो है एक लैगून झील है, जो कि क्या है? एक लैगून झील है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो बंगाल की खाड़ी का ही एक भाग है ना। और लैगून झील है कौन? चिल्का झील, उड़ीसा में है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। चलिए ये हो गए। 26 क्वेश्चन नंबर है कि गंगा नदी का उदाहरण है। तो गंगा नदी का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती अफवाह का है। तो गंगा नदी का उदाहरण अगर पूछे तो पूर्ववर्ती अफवाह का, जो ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं वो सही लगाएंगे। तो चलिए इस पर डिटेल की बात करते हैं। तो देखिए, गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। जब नदी के ढाल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में उत्थान हो जाता है तो नदी अपने मूल ढाल को बरकरार रखने के लिए उठे हुए भागों पर गहरे गड्ढा और घाटियों का निर्माण करती है। ऐसे अफवाह को पूर्ववर्ती अफवाह कहते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता पूर्वोत्तर अफवाह का उदाहरण है, और गंगा भी आपका जो है पूर्वोत्तर अफवाह का जो है उदाहरण है। समझ गए? तो आपसे ये भी पूछेगा कि पूर्वोत्तर अफवाह का जो है उदाहरण कौन है? तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, तीस्ता है, और ये सब जो है आपका पूर्ववर्ती अफवाह का ही हिस्सा है। आप जान गए, ठीक है। इस पर इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, हाँ, इसमें ये पूछता है, ध्यान रखिएगा, कि नदी के ढाल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में उत्थान हो जाता है तो नदी अपने मूल ढाल को बरकरार रखने के लिए उठे हुए भागों पर गहरे गड्ढे और घाटियों का निर्माण करती है। ऐसे अफवाह को पूर्वोत्तरी अफवाह कहते हैं। समझ गए? ये पूछा है एनसीईआरटी बीपीएससी में, जो है टीचर वाले में ये पूछा था क्वेश्चन कि ये बताइए कि पूर्वोत्तर अफवाह का उदाहरण तो आप जान गए कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और तीस्ता है, लेकिन इसका मतलब क्या है पूर्वोत्तर का? तो यही है कि नदी का जो ढाल होता है, ढाल या उसके आसपास के क्षेत्र का उत्थान के लिए क्या होता है कि नदी अपने ढाल का बरकरार रखने के लिए क्या करता है कि गहरे गड्ढा कर लेता है, या गहरा गड्ढा कहिए या घाटियों का निर्माण कर देता, उसी को तो अफवाह जो बनता है उसी को पूर्वोत्तरी अफवाह कहते हैं। घाटी का निर्माण कर दिया तो यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश किए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम समझा देंगे। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर। और एक बात, थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, और क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, और अच्छा लगता है कि आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं। थैंक यू दिल से। चलिए 17वां प्रश्न। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छे से जानते हैं अभी। अब देखिए,
आप ये जानते हैं कि बांग्लादेश में प्रवेश करता था ब्रह्मपुत्रा, तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। लेकिन गंगा नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो वो किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्रा को और पद्मा के नाम से गंगा को जानते हैं जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं पूरा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छे से जान गए, तथा ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है या जमुना के नाम से कहा जाता है। इन दोनों नदियों के संगम के पश्चात उत्तर पूर्व से आकर इसमें मेघना नदी मिल जाती है, तब इन नदियों को मेघना के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लोहित ब्रह्मपुत्रा के बाएं किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी है। याद रखिएगा, तो लोहित जो है ब्रह्मपुत्रा के बाएं किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी है। इतना तो जान लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या पूछता है, चलिए ये तो पढ़ लिया, आप सुन लीजिए। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियों का संगम अगर जहाँ पे होता है, संगम के पश्चात गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों के संगम के पश्चात याद रखिएगा एक मेघना नदी मिलती है। लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि दोनों नदियों के संगम को मेघना नदी के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही जान लीजिए, मेघना नदी है लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्रा के मिलन को ही मेघना नदी कहते हैं, ये जान लीजिए बांग्लादेश में कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, बस ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बता दिया। और जाकर कहाँ गिरती है ये पूछता है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, ये भी याद रखिएगा। आगे चले चलते हैं, समझ में आया कि नहीं ये जरूर कमेंट करिएगा। 28वां प्रश्न है, यमुना नदी, याद रखेंगे, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से व्यवस्थित करना है, बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। 28 का आंसर का जवाब देंगे और मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इस क्वेश्चन को समझिए और बताएं कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो देंगे वो सही देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे, तो चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है आप देख रहे हैं, यही तो आंसर सही है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। तो यमुना नदी, याद रखिए यमुना नदी के, याद रखेंगे जो है सहायक नदी कौन कौन है, तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। अब इस पर चलिए जानकारी लेते हैं, डिटेल लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखिएगा, मतलब इस सवाल का डिटेल के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए, यमुना में, यमुना जो है, यमुना का सहायक नदी आप पढ़ लिए, चंबल, सिंध और बेतवा और केन्या, लेकिन इसके बारे में जानकारी तो लेना बनता है ना, तो लिख लीजिए। यमुना के दाएं तट से मिलने वाली नदी, जो नदियां हैं, याद रखिएगा नदियां या नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम निम्न है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात कर रहा है जो कि यमुना में जाके मिलती है, तो वो है चंबल, सिंध और बेतवा और केन। ये याद रखिएगा, ये सब जो है पश्चिम से पूर्व की क्रम में मिलती है, जाके यमुना नदी में मिलती है, सहायक नदी है। तो चंबल, सिंध और बेतवा और केन। यमुना का याद रखिए उद्गम उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो ये भी सवाल पूछता है कि यमुना नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से जगह से, यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना जो है प्रयागराज के निकट गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। तो गंगा में जाके कहाँ मिलती है, यमुना नदी कहाँ मिलती है, प्रयागराज में जाके मिलती है, गंगा नदी में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी सवाल पूछता है। और अगर किनारा पूछे तो दाएं किनारे से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, कौन, यमुना नदी, ठीक है। आगे सवाल है 29वां प्रश्न, बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी जो निकलती है वो बताएंगे क्या होगा। तो 29 का आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्यन पहाड़ी से निकलता है। तो जैसे ही बेतवा नदी की बात होगी, विंध्यन पहाड़ी से टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मी की ऊंची से रायसेन जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रायसेन जिले से। कौन सी नदी, बेतवा नदी।
बेतवा नदी तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से मतलब जिले से निकली? रायसेन जिले से। कौन से पर्वत श्रृंखला से निकला? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकला। कौन? बेतवा नदी। समझ गए? ये सब याद हो गया। कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? 576। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के मतलब बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। तो यमुना नदी से कहाँ, यमुना नदी से किस राज्य में जाके मिलती है? बेतवा नदी तो उत्तर प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मिलती है? तो हमीरपुर जिले में मिलती है। इससे ज़्यादा सवाल क्या पूछेगा, है ना? याद तो मैं करवा दूंगा, सिर्फ सुनिए आप। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? बताएंगे। तो निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोयल। क्या बताएंगे? उत्तर कोयल। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो हम बताएंगे उत्तरी कोयल या उत्तर कोयल। कोई दिक्कत नहीं है, उत्तरी कोयल बोलिए, उत्तर कोयल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ऑप्शन देख के समझने की कोशिश करिएगा। अब चलिए, इस पे बहुत लंबा है, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन हम इसे पढ़ के जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, उत्तरी कोयल की बात करें तो उत्तरी कोयल जो है झारखंड में रांची के पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए हैदरनगर, मतलब झारखंड में ही है हैदरनगर के निकट दाईं ओर से सोन नदी में मिल जाती है। अब उत्तरी कोयल जो है झारखंड का है भाग। झारखंड के याद रखिए, झारखंड में कौन? रांची का पठार से निकलता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए। और याद रखिए कहाँ जाके मिलती है? तो सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी में कहाँ जाके मिलती है? सोन नदी में तो हैदरनगर झारखंड से निकट एक दाईं ओर में सोन नदी है, वहाँ बहती है, वहाँ जाके मिलती है। ये आप जान के। दक्षिणी कोयल की बात करते हैं। उत्तरी कोयल का समझ गए, दिक्कत नहीं ना? अब चलिए दक्षिणी कोयल की बात करते हैं। तो दक्षिणी कोयल नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है, जहाँ शंख नदी इससे आकर मिलती है। किससे मिलती है? आपसे दक्षिणी कोयल से नदी से मिलती है। कौन? शंख नदी आकर मिलती है। इन दोनों के मिलने के पश्चात यह ब्रह्मणी नाम से जानी जाती है। ठीक है, समझ गए? मतलब शंख नदी इसमें आकर मिलती है, तो ये जो शंख नदी मिलेगी तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिलेगा तो दोनों को ब्रह्मणी नाम से जाना जाएगा। ये भी जान गए। अब आगे देखिए कि बराकर नदी जो है दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। याद रखिएगा, दक्षिण कोयल और ब्रह्मणी जो कि आप जानते हैं शंख नदी, ये जो है क्या है? बराकर नदी और दक्षिण नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। नीचे दामोदर नदी में जाके मिल जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए हम करते हैं तो भी कोशिश। 31वां प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? ये पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो ये बताइए किस डेल्टा का एक विभाग है? तो बंगाल डेल्टा का जो है उपविभाग है। तो मोरीबंद डेल्टा जो है, याद रखिएगा, बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। चलेंगे इस पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं, ये भी लंबी वीडियो है, थोड़ा सा सुनिएगा। मोरीबंद डेल्टा का, याद रखिए मोरीबंद डेल्टा जो है, तो मोरीबंद डेल्टा पर बंगाल डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का एक उपभाग है। क्या है? उपभाग है। विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर बगची, याद रखिए बगची जैसे लेखकों ने बंगाल डेल्टा का 3 उपविभाग में विभाजित किया है। कौन किए हैं? तो बगची जी। कब किए थे? 1944 में। याद रखिए 1944 में लेखक ने बंगाल डेल्टा का 3 उपविभाग में विभाजित किया है। मोरीबंद, मोरीबंद मतलब मृत डेल्टा, पढ़ाओ ऐसे बोलते हैं, पढ़ाओ डेल्टा और सक्रिय डेल्टा। तो मोरीबंद डेल्टा गंगा डेल्टा का उत्तर और उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। कौन? मोरीबंद डेल्टा। याद रखिएगा गंगा का उत्तर और उत्तर पूर्वी का हिस्सा माना जाता है, ये जान लीजिए। इस क्षेत्र की नदियाँ मृत हो चुकी है, मतलब मोरीबंद जो डेल्टा है वो मृत हो चुकी है, क्योंकि इसका संपर्क जो है मुख्य चैनलों यानी भागीरथी और पद्मा से कट गया है। कौन? मोरीबंद डेल्टा। इस क्षेत्र की विशेषता
गोखुर झीलों की बहुयता एवं बांगर मैदान आदि हैं। तो किसका? मोरीबंद याद रखिए डेल्टा का, जिसे मृत डेल्टा कहते हैं। तो इस जो मोरीबंद डेल्टा है, जो कि क्षेत्र जिसका है, मोरीबंद का क्षेत्र है, उसकी क्या है कि गोखुर, याद रखिए गोखुर झीलों की बहुयता है, गोखुर झील हो गया है, और बांगर मैदान हो गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये हो गया है, इसलिए इसे मृत जो है डेल्टा भी कहते हैं और मोरीबंद डेल्टा भी कहते हैं। मतलब गोखुर झील टाइप का हो गया, गोखुर झील टाइप का हो गया है। दूसरी बात, बांगर मैदान हो गया, एकदम बंजर टाइप का, कहीं बांगर हो गया है, अलग ढंग का हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं, जोंक नदी, ये जो है आपका बेसिन का हिस्सा नहीं माना जाता। चलेंगे आगे, चलेंगे, ये तीनों है, कैसे डिटेल जानते हैं। तो डी देखिए, जोंक नदी जो है महानदी का सहायक नदी है। ठीक है, बेसिन नदी नहीं है, महानदी का सहायक नदी है। अतः महानदी जो है बेसिन का हिस्सा है, महानदी जो है बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन, अजय और जलांगी नदियां जो है गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा माना जाता है। समझ गया? पुनपुन, अजय, जलांगी ये सब जो है गंगा नदी जो है बेसिन का हिस्सा माने जाते हैं। यहाँ तक कि महानदी भी माना जाता है, लेकिन जोंक नदी जो है सहायक नदी है महानदी का। पुनपुन नदी का प्रवाह अगर पूछे तो झारखंड और बिहार बताइएगा। अजय का प्रवाह पूछे, अजय नदी का, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल बताइएगा। और जलांकी का प्रवाह बताए तो सिर्फ पश्चिम बंगाल टिक लगा के चलाइएगा। क्लियर हो गए? अब चलते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है या नदियां हैं? तो कौन है पता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी है, कामेंग है, दिमांग है और लोहित है। ये सब जो है ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी हैं। चलिए इसके बारे में लेते हैं जानकारी। दिवांग, कामेंग और लोहित तीनों ही ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। तीनों का उद्गम क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, ये आप जान गए। दिवांग, कामेंग और लोहित का जो है उद्गम क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्या है? ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। और तीनों ही असम में आकर ब्रह्मपुत्रा से मिलता है। मतलब दिवांग, कामेंग और लोहित ये जो है असम में आकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाते हैं। लेकिन दिमांग और लोहित जो है बाईं ओर से आके मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा में, और कामेंग जो है दाईं ओर से आके मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा से। तो याद रखिएगा, दिवांग और लोहित जो है ये आते हैं बाईं ओर से मिलते हैं जाके, कहाँ? ब्रह्मपुत्रा नदी में। ठीक है, यहाँ मिलते हैं। और कामेंग नदी जो है ये आता है दाईं ओर से, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलता है। ये पूछता है सवाल, जो कि याद रख लीजिएगा। अब 34वां प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ी सी फोन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। 34वां प्रश्न है कि तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य पता है? ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य है, क्योंकि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई। सोच रहे हैं, पहले तीस्ता गंगा नदी की थी, अब ब्रह्मपुत्रा का हो गया। कैसे? अब जानकारी लेते हैं। तो देखिए, तीस्ता नदी पहले गंगा नदी प्रणाली का अंग है, जो कि कब 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया। कौन बदल लिया? तीस्ता नदी। पहले गंगा नदी का था, लेकिन 1787 में एक बाढ़ आया, जो कि मतलब 1787 में बाढ़ आया, जो अपना मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूरब की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली में जाकर शामिल हो गया। समझ गया? दक्षिण पूरब की ओर मुड़ गया और ब्रह्मपुत्रा नदी में जाकर शामिल हो गया। तीस्ता नदी का उद्गम अगर पूछे आपसे कि ये तीस्ता नदी का उद्गम स्थल अगर पूछते हैं उद्गम स्थल, तो सिक्किम स्थित खांगचुंग हो हिमनत से हुआ है। तीस्ता नदी का कहाँ से हुआ है? तो सिक्किम के खांगचुंग हो हिमनत से हुआ है। खांगचुंग बोला जाता है जहाँ से तीस्ता नदी निकली। जबकि ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल पश्चिम तिब्बत में चेमांग युंग डुंग हिमनत से हुआ है। ठीक है। रंगित नदी जो है तीस्ता का सहायक नदी है। लीजिए, रंगित नदी जो है तीस्ता का सहायक नदी है। ये हो गए। देखिए 35वां प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी नहीं निकलती है। याद रखिएगा, ताप्ती नदी नहीं निकलती है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम ताप्ती नदी के बारे में इसलिए ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के क्षेत्र से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उस क्षेत्र से ज़्यादा आजकल बीपीएससी एनसीईआरटी पूछता है, इसलिए ये ज़रूरी है जानकारी लेना। तो देखिए, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के
मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ये जान गए। कौन से जिले से? तो बैतूल जिले से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये आप जानते हैं। यह सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच स्थित भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का नाम है एस्चुरी, ठीक है। अन्य नदियों का उद्गम स्रोत अगर आपसे पूछे तो गोदावरी का नासिक महाराष्ट्र से हुआ है। कावेरी नदी का कुर्ज मतलब कर्नाटक जिले मतलब कर्नाटक के कुर्ज जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर के निकट, याद रखिएगा, कृष्णा नदी का हुआ है जो कि महाराष्ट्र में है। तो गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र से ही निकला है, लेकिन अलग अलग। नासिक से एक निकला है, एक महाबलेश्वर के निकट से निकला है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और कावेरी नदी कर्नाटक से निकला है, जो कि कुर्ज जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकला है, ये जान गए। लेकिन इस जगह थोड़ा सा जान लीजिए, ये जो ताप्ती नदी के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई पहाड़ी से निकला है। लेकिन कौन से जिले में ये तो नहीं याद है, तो कौन सा जिला? बैतूल जिला से, या देखिए बैतूल जिला बोला जाता है, इसे बैतूल जिला बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से निकलता है, ठीक है। ये सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणियों के बीच जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, जो कि सूरत के निकट जो है खंबात की खाड़ी में जो है ज्वार नदमुख मतलब का निर्माण करती है। समझ गए? इतना जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, इस पर डिटेल हो गया। देखिए 36वां प्रश्न है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से, मतलब ऑप्शन में जो 4 है उसकी बात कर रहा है, 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, एक नदी में मिलती है, ठीक है, जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी में मिलती है, मतलब सिंधु नदी से जाके मिलती है? बताइए कौन सी नदी बताएंगे? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। आप देख रहे होंगे सतलज नदी, यही जो है, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बारे में फिर आप पढ़ते हैं। चिनाब नदी, या देखिए चिनाब नदी में दाईं ओर से झेलम एवं बाईं ओर से रावी मिलती है, अर्थात ये दोनों नदियां चिनाब की सहायक नदियां हैं, ये जान लीजिए। तो चिनाब नदी में दाईं ओर से झेलम एवं बाईं ओर से रावी नदी मिलती है, और ये दोनों नदियां जो है चिनाब का सहायक नदी है, जबकि चिनाब जो है सतलज की सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो दाईं ओर से सतलज में मिलती है। अंततः सतलज सिंधु में बाईं ओर से मिलती है। यह चारों नदियां जो है मैदानी भाग में एक दूसरे से विसर्जन करती है, जबकि भारत में पर्वतीय क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदी है, याद रखिएगा, जो कि सयोक, गिलगित, याद रखिएगा, और जास्कर, याद रखेंगे। तो सयोक और गिलगित जो है दाईं किनारे से जाती है, और जास्कर जो है बाएं किनारे से जाके मिलती है। ये सब सहायक नदियां हैं सिंधु की, जो कि जास्कर जो है बाएं किनारे से जाके मिलेगी, और सयोक और गिलगित जो है ये जो है किधर से? दाएं किनारे से। 37वां प्रश्न है कि भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो हम बताएंगे लाहौल क्षेत्र में बहती है। अब इसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। तो देखिए भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम अगर पूछे तो चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम अगर पूछे तो बारालाचा के निकट होता है। कहाँ से होता है? बारालाचा से भागा नदी का उद्गम स्थल है। और चंद्र जो है चंद्रा नदी जो है, जिसे चंद्रा ताल बोलते हैं, वो निकट से कहाँ से? ग्लेशियर से निकलता है, चंद्रा तला से ही निकलता है, जो कि चंद्रा नदी निकलता है। ये आप जान गए। आपसे और सवाल क्या पूछिएगा कि टंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है। कहाँ पे होता है? टंडी के निकट जो है जाके चंद्रा और भागा जो है नदी जो है उसका मिलन होता है, संगम होता है।
इसके पश्चात इसकी संयुक्त धारा जो है चिनाब कहलाती है। और इसकी अगर जो याद रखिएगा, इसके पहले की बात अगर करें तो ये चिनाब नदी के नाम से भी जाना जाता है, चिनाब कहलाता है, क्योंकि ये दोनों का जो है चंद्रा और भागा जो है संगम जो है आप जानते हैं उसे टंडी के निकट होता है। लेकिन इससे पश्चात अगर बात करें इन दोनों की संयुक्त धारा को चिनाब जो है कहलाती है। इन दोनों की धारा का जो है संयुक्त को, मिलन को हम चिनाब कहते हैं, ये भी जान लीजिए। 38 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? कौन सा है बताइएगा? ट्रांस हिमालय नदी है, बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय, बताएंगे कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सतलज है, यही याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इस पर जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय महान हिमालय ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय कहाँ है? तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी शामिल है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन शामिल है बताएंगे? कौन कौन पर्वत श्रेणी शामिल है? तो काराकोरम, लद्दाख शामिल है, जास्कर है और कैलाश पर्वत श्रेणी, ये सब जो है ट्रांस हिमालय में शामिल है, जिसे ग्रेट हिमालय के याद रखिए उत्तर में स्थित है। अब देखिए नदियों की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, याद रखेंगे सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती है। तो आप याद रखिए सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा जो है तीन नदियाँ जो आप देख रहे हैं वो ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। पर्वत श्रेणी कौन कौन है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी है, जो कि आपको याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब चलते हैं, अब देखिए गंगा नदी अगर बात करें तो गंगा नदी महान हिमालय, याद रखिएगा गंगा नदी भी महान हिमालय याद रखेंगे, जिससे गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है ना, से निकलती है। ये आप जान गए, महान हिमालय से निकलती है गंगा नदी, महान हिमालय से निकलती है। तो महान हिमालय से निकलती है तो कौन से हिमनद से? गंगोत्री हिमनद से, जो कि उत्तराखंड में है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी जो है लघु हिमालय की पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है, जो कि वेरीनाग झील से निकलती है। तो याद रखिएगा पीर पंजाब श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में स्थित वेरीनाग जो है झरना से निकलती है। कौन? तो याद रखिए झेलम नदी, जो कि लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, आप अच्छे से जानते हैं। रावी नदी लघु हिमालय की, याद रखिएगा लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। तो याद रखिएगा ये सवाल पूछता है कि रावी नदी जो है लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी से जो है श्रेणी से निकलती है, जो कि श्रेणी से कहाँ कौन से दर्रे से निकलती है? तो याद रखिए धौलाधर श्रेणी में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। और याद रखिएगा ये जो धौलाधर श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 39 क्वेश्चन है कि कश्मीर में पहलगामा जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो पहलगामा जो है वो लीदर जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? लीदर नदी के। तो लीदर ऐसे होता है, कहीं कहीं लीदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लीदर नदी के किनारे बसे हैं, इसके बारे में जान लीजिए। तो कश्मीर में पहलगामा लीदर नदी के किनारे बसा है। लीदर जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। लीदर जो नदी आप देख रहे हैं वो झेलम की सहायक नदी है। देखिए 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? तो कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, हम्पी। हम्पी मालप्रभा, यही गलत है, क्योंकि हम्पी जो है तुंगभद्रा जो है होना चाहिए था, तुंगभद्रा नदी पे है, जो कि ये गलत हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों जो है सही है। तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी पे है, याद रखिएगा कावेरी नदी के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। और पंढरपुर बोला जाता है, तो ये चंद्रभागा का नदी पर स्थित है। चलिएगा, किनारे मतलब स्थित है, बसा हुआ है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। तो हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तट मतलब किनारे। जबकि मालप्रभा कृष्णा नदी के एक सहायक नदी है। समझ गए, मालप्रभा है लेकिन कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है, बस इतना जान लीजिए। देखिए पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा बोलते हैं, जिसे भीमा नदी के किनारे स्थित है, जिसे भीमा नदी भी बोलते हैं। तो चंद्रभागा बोले या भीमा नदी के किनारे स्थित है, क्या है? पंढरपुर, जो कि महाराष्ट्र में है।
जो कृष्णा की एक सहायक नदी भी है चंद्रभागा, याद रखिए, जिसे भीमा नदी बोलते हैं, ये भी कृष्णा का एक सहायक नदी है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है, कहाँ, याद रखिएगा, जो कि चंद्रभागा में, याद रखिएगा, भीमा नदी में, समझ गए। तो यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। अब देखिए, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ, कावेरी नदी के तट पर जो है स्थित है, क्या, तिरुचिरापल्ली। यहाँ जो है कावेरी की दो धाराओं के बीच स्थित श्रीरंगम, याद रखिए, श्रीरंगम है, जहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम द्वीप है। ठीक है। सूरत गुजरात के तटीय क्षेत्र ताप्ती नदी पर स्थित है, एक प्रमुख औषधि नगर है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने जल्दी पढ़ लिया, इसके बारे में थोड़ी जान लीजिए। जैसे ही तिरुचिरापल्ली की बात होगी तो तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ याद रखिएगा, जो तमिलनाडु में जो कावेरी नदी आप देख रहे हैं, तो कावेरी नदी जो है दो धाराओं के बीच स्थित है, और दो धाराओं के बीच में स्थित एक श्रीरंगम है, जो कि जहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम द्वीप है। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है, वहाँ पे श्रीरंगम द्वीप है। अब चलते हैं सूरत की बात करते हैं। तो सूरत जो है गुजरात के तटीय क्षेत्र ताप्ती नदी पर स्थित है। तो सूरत कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के तटीय क्षेत्र में कौन है, ताप्ती नदी है, तो उसी क्षेत्र में बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे। एक प्रमुख क्या है, औषधि नगर है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि सूरत में है। चलिए, ये बात खत्म हो गई। अब चलते हैं आगे। 41 क्वेश्चन नंबर आ गया। तो 41 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हो वो ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बूढ़ा घाघ जो है प्रपात जो है कांची नदी, तो यही तो गलत है, कांची नदी नहीं है, ये बूढ़ा नदी खुद है। बूढ़ा घाघ प्रपात जो है नदी है बूढ़ा घाघ, तो बूढ़ा नदी पे ही है, तो ये हो गया गलत। हुंडरू प्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। चचाई प्रपात ये बिहड़ नदी पर है। और धुआंधार जो है, याद रखिएगा, प्रपात जो है आप याद रखिएगा नर्मदा नदी पे है। तो ये तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा, देख रहे हैं। चलिए, तो यही जो आपको गड़बड़ा गया, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर बूढ़ा घाघ प्रपात नदी पूछे कहाँ है, तो झारखंड में, जो कि बूढ़ा नदी पे है। हुंडरू प्रपात अगर पूछे तो झारखंड में ही है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। और चचाई प्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। और धुआंधार जो है प्रपात भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन धुआंधार अगर पूछे तो नर्मदा नदी पे, और चचाई प्रपात जो है बिहड़ नदी पे है, जो कि दोनों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और दो झारखंड में है, जो कि हुंडरू और बूढ़ा घाघ, ये जो है आप याद रखिए झारखंड में, और चचाई और धुआंधार जो है ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, भूलिएगा नहीं। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 42 है कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामान, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं, बता सकते हैं, बताइएगा। डिडवाना, कुचामान, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी लवन झील का ही नाम है, याद रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सांभर भी बोला जाता है, डिडवाना भी बोला जाता है, कुचामन भी बोला जाता है, कुचामान या कुचामान भी बोला जाता है, कुचामन। सरगोल बोला जाता है, खाटू। ये राजस्थान की लवणीय झील है। क्या है, राजस्थान की लवणीय झील है। सोचिए, खाटू भी राजस्थान में है, सरगोल भी है, कुचामन भी है, डिडवाना भी है और सांभर भी है। ये सब जो झील है आपका लवणीय झील है, जो कि राजस्थान का है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय झील है। तो अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन है भारत का सबसे बड़ा, तो वो है हमारा सांभर झील। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। इसे वर्ष 1990 में रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। किसे, सांभर झील को। तो याद रखिए 1990 में ही सांभर झील को क्या किया गया है, रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। ये हो गया क्लियर। अब चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 45 है, 43 आ गए, 2 क्वेश्चन और हैं। तो 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, कौन सी एक जो है कृत्रिम झील है, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु में बना है
कोडाईकनाल जो है ये कृत्रिम झील है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो आपसे बात करते हैं। तो देखिए कोडाइक झील जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है। कोडाइक आगे तो कोडाईकनाल जो है आप जान जाइए कि ये तमिलनाडु में है। कोडाइक झील जो है तमिलनाडु में है और ये कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया है और ये डिंडीगुल जिले में स्थित है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है और एक कृत्रिम झील है। ये क्लियर हो गए। इसे ब्रिटिश भारत में मदुरै के कलेक्टर सर हेनरी लिविंग ने 1863 ईस्वी में बनवाया था। अब इसमें सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कौन बनवाया उसे। कोडाईकनाल जो है झील जो है किसने बनवाया, तो एक ब्रिटिश सरकार बनाया था जो कि मदुरै के कलेक्टर था वो, और उसका नाम था सन हेनरी लिविंग। क्या नाम है, लिविंग, जो कि कब बनवाया था, 1863 में बनवाया था। कब बनवाया था, 1863 में। ठीक है, तो आप उसका जान के अब चलते हैं जो और बचा हो उसको पढ़ते हैं। जैसे नैनीताल जो है उत्तराखंड में स्थित मीठे पानी के लिए एक विवर्तनीय झील है जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है, नैनीताल को ही। ठीक है, रेणुका की बात करते हैं। रेणुका झील आप पढ़े तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्या है, प्राकृतिक झील है, ये भी जान लीजिए। विवर्तनीय झील किसे कहा जाता है, नैनीताल को। लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है, नैनीताल को। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जान गए। केल्लूर की बात करते हैं तो ये जो है कोल्लेरू, ये आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा, अब तो कभी कभी याद रखेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी तो याद रखिए कोल्लेरू को आंध्र प्रदेश। चलिएगा, बाद में एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भाग के बारे में बता देंगे, कौन सा हिस्सा तेलंगाना में चला गया, कौन सा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इस पर बाद में बता देंगे। 44 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है कौन सा, तो अब ऑप्शन नंबर भी चिल्का झील है। लीजिए, सबसे बड़ी जो है लैगून झील पूछे कौन, तो उड़ीसा में है, और ये याद रखिएगा पूर्वी तट पर स्थित पूछ रहा है तो चिल्का झील बता दीजिएगा। इसमें सोचना क्या है, सबसे बड़ी बात कर रहा है। ठीक है, लैगून तटीय क्षेत्र में स्थित खारे पानी की उथली झील है जिसे संकीर्ण भू आकृति जैसे बालू के टीले, बैरियर रीफ या इस्थमस, क्या बोलते हैं, इस्थमस मतलब थल संधि द्वारा महासागर से पृथक किया गया जाता है। चिल्का झील पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है, जो कि पुलिकिट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की में जो है विस्तृत है या सीमा बनाती है, उसी सीमा पर है, याद रखिएगा ये पुलिकिट झील। अब देखिए, कीले वैली तमिलनाडु राज्य में स्थित एक लैगून झील है। तमिलनाडु में कीले वैली जो है वो याद रखिए, तमिलनाडु में लैगून झील है। कोलेरू मीठे पानी का झील है जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये रामसर स्थल में आता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे सवाल है 45, पलाया से आशय। पलाया से आशय मतलब पलाया से तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा निर्मित झील होता है पलाया। तो वायु द्वारा निर्मित झील को बोलते हैं पलाया, इसका मतलब हुआ। चलिए इसके बारे में जानते हैं और इसे समाप्त करते हैं। तो देखिए, पलाया वायु द्वारा निर्मित झील को कहते हैं। इसका निर्माण जो है प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में। हाँ देखिए, बालू को उड़ा के ले जाएगा ना जी, और जगह जो गड्ढा बनेगा उसी जगह पानी नहीं जमा तो हो गया, ऐसे याद रखेंगे। जहाँ वायु द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को पलाया का निर्माण कहा जाता है। हो गया ना, ठीक है। भारत में राजस्थान राज्य में सर्वाधिक इस प्रकार की झीलें पाई जाती है। सांभर जो है याद रखिएगा, डिडवाना इस प्रकार की झीलों का उदाहरण है और ये झील प्रायः खारे जल की स्रोत होती है, खारे जल का होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट अध्याय आपका ज्योग्राफी का ही आएगा, जो कि आपका याद रखिएगा छठा अध्याय होगा। 5वां अध्याय समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।